हेलो बच्चों। आई होप आपने कल के जितनी भी चीजें हैं वो पढ़ ली होगी। हम आज जो है वो कुछ नई चीजें देखेंगे और उसके बाद में जो पीवाईक्यूज है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो वहां पे हम करेंगे। ओके। तो अगर आपका कुछ कल के इसमें का या डाउट होगा तो जस्ट पास ऑन टू द कोऑर्डिनेटर। दे विल पुट इन द चैट बॉक्स। ओके। सो जो तो देखो, हमने कल जो देखा था वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, नेट सेल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और नर्ड्स इक्वेशन एक देखा था। अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड के अलावा अगर ले लिया तो वहां पे हम नर्ड्स इक्वेशन के लिए क्या लेते हैं या उससे हम कैसे सेल का पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करते हैं, वो हमने लास्ट टाइम देखा था। इसके अलावा ये जो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है ये भी अगेन हमने देखा था। मतलब जो स्पॉन्टानियस या जितनी भी स्पॉन्टानियस प्रोसेसेस होते हैं उन पर्टिकुलर प्रोसेसेस में जितना भी एनर्जी वहां से रिलीज होता है, क्या जितना भी एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी हमें अगर कैलकुलेट करना है तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ गिब्स एनर्जी। ओके। और वो जो गिब्स एनर्जी है दैट्स द माइनस एन एफ ई जीरो ऑफ सेल। जैसे एन मैंने बोला था आपको कि एन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। वही अगर ई ऑफ सेल अगर लेते हैं तो ये क्या है, हमारा सेल पोटेंशियल है। एंड एफ जो है दैट्स द फैराडेज है। क्या है? फैराडेज है। उसके बाद में जैसे कि अगर यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रॉन है, क्या टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या ले रहा है, देखो जैसे कि अगर इस रिएक्शन के लिए देखेंगे तो देयर इज अ चेंज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके, जब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब हमें वहां पे स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ साथ वहां पे उनके जो चार्जेस न्यूट्रलाइज होने वाले हैं वो भी हमें देखना है। मतलब हम जब भी एन सॉरी जब भी एन का वैल्यू देखेंगे तब हम पहली चीज देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है क्या। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो वहां पे एग्जैक्टली कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है ये भी वहां पे देखेंगे। तो ये एक चीज अगेन इंपॉर्टेंट है जो कि माइल्यूट है लेकिन हम वहां पे गलती कर बैठते हैं। उसके बाद में वही अगर डेल्टा जी सेम रिलेशन है, उसके बाद में अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर लेते हैं, मतलब केसी जिसको हम बोलते हैं, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ केसी। क्या? माइनस आर टी एल एन ऑफ केसी। या इसको आप क्या कर सकते हो, अब ये जो एल एन है, एल एन इंडिकेट्स द नेचुरल लॉ। यही अगर आपको जो लॉग टू द बेस 10 है वो उसमें अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, माइनस आर टी एज इट इज। ओके। जब ये लॉग कन्वर्ट कर देते हो 10 टू द बेस लॉग टू द बेस 10 में, तो इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या 303 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स लॉग ऑफ केसी। क्या? लॉग ऑफ केसी। तो ये बेसिकली डेल्टा जी का वैल्यू है या गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू है। लेकिन उसके साथ साथ हमने नर्ड्स इक्वेशन में ये भी देखा है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी एन एफ एल एन ऑफ के सी। तो इसको अगर हम पुट कर देते हैं, क्या इसको अगर हम पुट कर देंगे, ओके, तो वी विल गेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमें इक्वेशन जो है वो वहां पे मिलता है। अब देखो कुछ यहाँ पे इक्वेशंस या कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करके बताए हैं। ओके। तो वो जो मैं आपको
क्लास नोट्स जो है वो भेज दूंगा, तब आप देख लो। अगर उसमें अगेन कुछ डाउट होगा तो जस्ट पास ऑन टू मी, आई विल डिस्कस इन द क्लास। ओके, उसके बाद में अगर वही अगर हम ये लेते हैं, ओके अभी देखो ये एक यहाँ पे एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हमने क्या ले लिया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी, तो इट इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, माइनस एन एफ ई जीरो ऑफ सेल भी ले सकते हैं या ई ऑफ सेल भी ले सकते हैं। और अगर ये लेते हैं तो यहाँ पे हम केसी के लिए भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केसी के लिए भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन जो है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है। उसके बाद में ओके अभी देखो, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर हमें सेल इस्तेमाल करना है या बैटरी इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जरूरत होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। या इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर हमने उसको पानी में डाल दिया तो विच फॉर्म्स द आयंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉर्म आयंस इट पासेस द इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या कर सकता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। ओके तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट का अगर मिक्सचर होगा, मतलब सॉल्यूशन अगर होगा, या इलेक्ट्रोलाइट और पानी अगर ले लिया, तो हम बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे कि अगर हम मेटल्स का कंडक्टर वैरी कर सकते हैं, मेटल का कंडक्टर मतलब सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम, ओके इन सबका जो कंडक्टर है वो क्या है, अलग अलग है। ओके वैसे ही अगर इलेक्ट्रोलाइट्स अगर लेते हैं तो उनका भी कंडक्टर क्या होता है या कंडक्टिविटी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसके लिए हमें कुछ उससे पहले टर्म्स देखने हैं। क्या, उससे पहले कुछ टर्म्स देखने हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ओके तो ये जो है रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली हम किससे इंडिकेट करते हैं, वी कैन इंडिकेट इट बाय आर। ओके क्या इंडिकेट बाय आर। ओके वही अगर रेजिस्टेंस आर से इंडिकेट करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या किससे इंडिकेट करते हैं, रो से इंडिकेट करते हैं। कंडक्टेंस अगर लेते हैं तो कंडक्टेंस इज इंडिकेटेड बाय दैट्स सी। ओके एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर लेते हैं तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, के लेते हैं, दैट्स द, इसको हम कप्पा भी बोलते हैं। तो बेसिकली देखो, रेजिस्टेंस अगर लेते हैं तो इसको हम अपोजिंग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिंग पावर। मतलब अपोजिंग पावर इन द सेंस, अगर कोई फ्लो चल रहा है तो वो जो वायर है या वो जो पर्टिकुलरली कंडक्टर है वो एग्जैक्टली उस फ्लो को कितना अपोज कर रहा है, ये बेसिकली होता है। एंड उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या, रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंड रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ओके अभी देखो, अगर हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वाले लाइंस अगर देखते हैं, ओके अगर फार्मिंग में या वगैरह इस साइड में अगर आप देखोगे, ओके तो लार्जर साइज के वायर्स वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके मतलब क्या है, उनका जो जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। वही अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस अगेन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इससे हमें क्या मिलता है, दैट्स अगेन वन ऑफ द रिलेशन। ओके रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर मतलब ये सपोज हमारा वायर है, क्या ये हमारा सपोज क्या है, वायर है। और इस वायर का ओके ये जो है, दिस इज वी कैन कॉल्ड इट एज ए लेंथ। एंड ये जो है ये उसका क्या होगा, जो रेडियस होगा, रेडियस से हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट्स पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ओके तो इसी तरीके से हम रेजिस्टेंस स्पेसिफाई करते हैं। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन के लिए हम क्या लेते हैं, वहां पे रो लेते हैं एंड रो को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ओके अगेन इनके यूनिट्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार यूनिट से ही पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या लेना है और कैसे लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है और कैसे लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे अगेन यूनिट्स भी इनके इंपॉर्टेंट है। ओके तो ओम इंटू मीटर इज द एसआई यूनिट। वही अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर लेते हैं, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वही होता है
रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। ओके, मतलब जो हमने आर इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए लिया था। ओके, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, या क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये एग्जैक्टली अगर इसका मीनिंग अगर हमें देखना है, सपोज हमने एक वायर ले लिया जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, या क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली ये जो दोनों वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और अगर ये दोनों वैल्यूज 1 होते हैं तो रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा। रो इज इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या है, ओके, जब किसी वायर का रेजिस्टर, सॉरी, किसी वायर का जो लेंथ है वो 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, और उसका क्रॉस सेक्शनल भी उतना ही है, और अगर उतना ही है इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे जो रेजिस्टेंस वो शो करेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बाद आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इंडिकेटेड बाय के। के इज इक्वल टू क्या होता है, दैट्स द कप्पा, व्हिच इज अ ग्रीक वर्ड। ओके, क्या ग्रीक वर्ड है। ओके, अगेन के इज इक्वल टू क्या होता है, जी एल डिवाइडेड बाय ए। अब एल क्या होगा, अगेन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए मतलब क्या होगा, एरिया। ओके, सॉरी, एल जो है, एल क्या है यहाँ पे, लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, वही अगर ए लेते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, एल क्या होगा, दैट्स द लेंथ होगा। ओके, एंड ए जो है दैट्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसी से हम वहां पे क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी का जो यूनिट है दैट्स सीमेंस या ओहम पर मीटर है। क्या है, पर ओहम पर मीटर है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लेते हैं, दैट्स द कंडक्टेंस लेते हैं, विच इज इंडिकेटेड बाय जी। ओके, जी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ आर होता है, या के इंटू ए डिवाइडेड बाय एल लेते हैं, तो के जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसको हम कप्पा बोलते हैं। ओके, या इसको ओहम इनवर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओहम इनवर्स भी बोला जाता है। और ओहम इनवर्स को सीमेंस बोलते हैं। ओके, मतलब ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट इज द, अगर हम मटेरियल्स अगर लेते हैं, क्या मटेरियल्स अगर लेते हैं, तो बेसिकली वी कैन डिवाइड इनटू, कंडक्टर के हिसाब से दो टाइप के कंडक्टर्स हम ले सकते हैं। एक ले सकते हैं मेटेलिक कंडक्टर एंड दूसरा ले सकते हैं नॉन मेटेलिक कंडक्टर। लेकिन नॉन मेटेलिक कंडक्टर मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं, मतलब जिसमें मेटल नहीं होगा लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। जैसे कि घर में हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है, देखो। ओके, क्या पानी ले लिया, उसमें सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डालने के बाद उसमें अगर हमने इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश की, तो यू विल ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रिसिटी विल पास। ओके, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। लेकिन अगर वहां पे आयंस नहीं होंगे, या वहां पे सॉल्ट, किसी भी टाइप का सॉल्ट वहां पे नहीं होगा, तो दे विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्या, दे विल नॉट द कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि अगर हम मटेरियल्स अगर देखते हैं तो दो टाइप के मटेरियल्स है, एक मेटेलिक कंडक्टर है, दूसरे नॉन मेटेलिक कंडक्टर है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, ये अगर हम लेते हैं, तो बेसिकली हम कंडक्टिविटी के वैल्यू से वहां पे डिसाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंडक्टर्स लेते हो, इसके ऊपर भी अगेन एक क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो इसके वैल्यूज अगर ले रहे हो, तो इसके वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव या इंटीजर फॉर्म में, क्या है, इंटीजर फॉर्म में है। ओके, मतलब अगर 2.1 इंटू 10⁻³ ले लिया तो इसका क्या हो जाएगा, दैट्स द 2100, दैट्स द सीमेंस पर मीटर। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, सोडियम का कंडक्टिविटी। ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए आपको जस्ट। ओके, अदर कुछ नहीं है। इसके अलावा ये एक एक्सेप्शन है, देखो। एक एक्सेप्शन इन द सेंस क्या है, 12 सीमेंस पर मीटर है। एक्चुअली ग्रेफाइट क्या है, इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। क्या, ये क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। मतलब ये क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है, बाकी सबके सब वहां पे क्या है, मेटल है। लेकिन ग्रेफाइट अगर हम लेते हैं तो वो क्या है, नॉन मेटल है, विच इज मेड अप ऑफ द कार्बन। ओके, उसके बाद में इंसुलेटर्स में अगर लेते हैं तो अगेन देखो, वैल्यूज 10⁻⁻16 है। -16 मतलब क्या हो गया, 0.15 टाइम्स 0 उसके बाद 1। मतलब वहां पे जो वैल्यू है वो
कंडक्टिविटी का वो वहां पे बहुत कम है। और अगर कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब वो उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। उसके बाद में जैसे कि एक्वियस सॉल्यूशंस अगर हम लेते हैं, तो एक्वियस सॉल्यूशन में HCl ले लिया या प्योर वाटर ले लिया तो 3.5 इंटू 10⁻⁻5। ओके, अगेन कंडक्टिविटी अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, वाटर का बहुत कम है। KCl, NaCl, CH3COH, ओके, एंड CH3CO OH, मतलब बस कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया वहां पे, अगेन वहां पे कंडक्टिविटी वहां पे शो करता है। अभी देखो, जैसे अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो ये जो तीनों है ना, दे आर कंसिडर एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या इनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं? वही अगर ये लेते हैं CH3COOH, ये दोनों भी क्या है, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, तो अगेन इनका कंडक्टिविटी का वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो अगेन जो पावर पॉजिटिव में था वो वहां पे निगेटिव में चला गया है। वही अगर सेमीकंडक्टर्स अगर लेते हैं तो 1 × 10⁻⁻7 इतना वहां पे कंडक्टिविटी वो शो करता है, उसकी उससे ज्यादा नहीं शो करता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम अगेन सेम ही है। ओके, उसके बाद में ओके, उसके बाद में जैसे कि हमने मैग्नीट्यूड के ऊपर अकॉर्डिंगली उनको कंडक्टर, ओके, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर, इसमें क्या किया है, उसको डिवाइड कर दिया है। ओके, मतलब वैल्यू अगर पॉजिटिव होंगे या वैल्यू अगर ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी के, तो वहां पे उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। वैल्यू अगर बहुत कम होंगे तो उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। और सेमी कंडक्टर के केस में वैल्यू जो होंगे वो बीच में होंगे। क्या होंगे? वैल्यू जो होंगे वो बीच में होंगे। ओके, इसके अलावा कुछ कंडक्टर्स के एग्जांपल्स है, मेटल्स, ऑलॉयज, ये वाले एग्जांपल्स है। ओके, मतलब ये वैल्यू आपको याद रखनी है। देखो, दैट्स 10⁻7 टू 10⁻4 to 7। ओके, इस रेंज में अगर वैल्यू होगा तो उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। अगेन इंसुलेटर अगर लेते हैं तो 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10, इसकी रेंज में अगर होगा तो हम इसको इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे अगेन मैंने जैसे बोला आपको, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है या एनर्जी ट्रांसमिशन जो है, उसमें इस टाइप के सिरेमिक वाले मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि दे आर इंसुलेटर। एंड इंसुलेटर और कंडक्टर में बहुत डिफरेंस होता है। कंडक्टर वहां पे पास करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, क्या कंडक्टर जो है वो पास करने के लिए हेल्प करते हैं या पास करते हैं। वही अगर इंसुलेटर लेते हैं तो एक तो पास तो नहीं करते हैं, उसके साथ साथ दे विल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, या एनर्जी पास करने के लिए वो प्रिवेंट करते हैं, मतलब जाने नहीं देते। और जाने नहीं देते तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा। अगेन सेमीकंडक्टर अगर लेते हैं तो 1 से लेके 10⁻⁶ ओहम इंटू सेंटीमीटर अगर होगा तो उसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। अगेन ये वैल्यूज वहां पे वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसाइड होता है कि एग्जैक्टली कौन सा कंडक्टर है, कौन सा सेमी कंडक्टर है, या कौन सा मेटेलिक है, कौन सा नॉन मेटेलिक है। ये सभी चीजें वहां पे डिसाइड होती है। ओके,
या अगर हम सुपर कंडक्टर अगर लेते हैं तो जिसका रेजिस्टिविटी जीरो होता है, रेजिस्टिविटी जीरो मतलब क्या है कि उसके लिए किसी भी तरीके का अपोजिंग फोर्स काम नहीं कर रहा है, और अगर किसी भी तरीके का अपोजिंग फोर्स काम नहीं कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ सुपर कंडक्टर। क्या? सुपर कंडक्टर। ओके, उसके बाद अगेन ये जो है वो क्वेश्चन ही है। ओके, उसके बाद में टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस अगर लेते हैं तो मेटेलिक कंडक्टेंस या उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं, एंड दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ओके, मतलब इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एनी मेटल ले लो, क्या ले लो, एनी मेटल ले लो। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का अगर एग्जांपल लेते हैं हम, ओके, तो इसमें हम बेसिकली क्या लेते हैं, जो भी हमारे एसिड कॉमा तो बेस। सर सर आपकी जो स्क्रीन नहीं शो हो रही है, आपने कर रखी है ओ, स्क्रीन। जस्ट 1 मिनट। अगर मतलब एक रिक्वेस्ट है मुझे, मेरी कोऑर्डिनेटर से, अगर कुछ भी होता है तो इमिडिएटली इन्फॉर्म मी, बिकॉज मतलब मैं तो ये कर देता हूँ लेकिन कभी कभार रह जाता है। तो बेसिकली मैं इन तीन वैल्यूज की बात कर रहा था। देखो, कंडक्टर्स अगर होंगे तो 10⁴ टू 10⁻7 ओहम पर मीटर होना चाहिए, या पर ओहम पर मीटर होना चाहिए। वही अगर इंसुलेटर होता है तो 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 पर ओहम पर मीटर के रेंज में वैल्यू चाहिए। वही अगर सेमीकंडक्टर लेते तो 1 टू 10⁻⁶ ओहम इंटू सेंटीमीटर वहां पे वैल्यू होनी चाहिए। इसी वैल्यू की मैं बात कर रहा था। और अगर सुपर कंडक्टर लेते तो जिसमें जीरो रेजिस्टिविटी होता है, जीरो रेजिस्टिविटी मतलब किसी भी तरीके का अपोज नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस अगर लेते हैं तो सबसे पहला है मेटेलिक, इनी मेटल ले सकते हो। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक में एसिड ले सकते हो, बेस ले सकते हो, या सॉल्ट सॉल्यूशंस ले सकते हो। क्या ले सकते हो? सॉल्ट सॉल्यूशंस ले सकते हो। या इनको मोल्टन कंडीशन में भी ले सकते हो। क्या? मोल्टन कंडीशन, मोल्टन मतलब लिक्विड कंडीशन में भी इसको ले सकते हो। और अगर लेते हो तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वहां पे उसको इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगेन बाकी चीजें तो ये मतलब आप अगर पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। अगेन ये एक चीज है, देखो, मेटेलिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना कंडक्टिविटी वहां पे कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्या जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, या वो वहां पे जगह पे वाइब्रेट करने लगेगा। जगह पे वाइब्रेट करने की वजह से इट विल नॉट एबल टू पास द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसीलिए अगर हायर टेम्परेचर होता है तो मेटल जो है वो कंडक्टिविटी नहीं शो कर सकते। क्या? तो ये एक फैक्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से किसी भी एसिड या किसी भी बेस का या किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन अगर आप लेते हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोल सकते हैं। उसके बाद में ओके, नेक्स्ट जो है, अब ये मेजर करने के लिए हम बेसिकली एक सेल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? सेल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्या जिसके लिए सेल कांस्टेंट एक हम मेजर करते हैं विच इज इंडिकेटेड बाय जी। ओके, और जी जो है वो एल डिवाइडेड बाय ए से हम फाइंड आउट करते हैं, या जी इज इक्वल टू आर इंटू ए। ओके, क्या, सॉरी, आर इंटू के क्या है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या हम उसको कप्पा भी बोलते हैं।
और आर जो है वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, आर जो है हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इसके थ्रू हम वहां पे क्या करते हैं, जो भी सेल कांस्टेंट है वो मेजर करते हैं। क्या, सेल कांस्टेंट जो है वो मेजर करते हैं। अगेन ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपके लिए अगेन इम्पोर्टेंट, क्या अगेन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में कंडक्टिविटी सेल्स अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, उसके लिए हम दो इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं। जैसे कि ये वाला डायग्राम अगर आप देखते हो तो ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है, ओके, दे आर सेपरेटेड विद द 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर से इनको सेपरेट किया जाता है। एंड इसका जो एरिया होता है, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो भी क्या होता है, दैट्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, इतना ही होता है। क्या, इतना ही होता है। एंड वहां पे उसका जो कंडक्टिविटी है किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, वो वहां पे फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, वो हम वहां पे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में यही कुछ अगेन इजी इजी टाइप के क्वेश्चंस है। ओके, दैट यू कैन अगेन ये यहाँ पे देख लो। और उसके बाद में ओके, अभी देखो जैसे कि अगर हम आयोनिक सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो इसके लिए हम मोलार कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। और ये जो मोलार कंडक्टिविटी मेजर करते हैं उसके लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ओके, अभी देखो ये अगेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3। ओके, एंड अगेन जो हमारा सेल कांस्टेंट है या कंडक्टिविटी अगर फाइंड आउट करना है तो सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं। ओके, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अपने लिए कोलार्स लॉ देखना है अपने को, इफेक्ट ऑफ। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अल्फा जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, अगर हमने किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्ट अगर डाल दिया, सपोज ऐसे ऐसे कंसिडर करो कि 10 मॉलिक्यूल्स हमने काउंट करके सॉल्ट के ले लिए और उसको पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद 10 के 10 अगर डिसोसिएट होते हैं तो हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। लेकिन अगर वहां पे 10 में से 6 डिसोसिएट हो रहे हैं तो हम उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो अल्फा जो होता है दैट्स अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन होता है। वही अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। वही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा इज लेस देन 1 होता है, क्योंकि जितने वहां पे आयंस हमने या जितने हमने सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स वहां पे ऐड किए हैं वो वहां पे पूरे के पूरे वहां पे डिसोसिएट नहीं होते हैं। डिसोसिएट नहीं होंगे तो वहां पे हम ऑब्वियसली वैसे नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, अब देखो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, इसको हम डीबे हकेल ऑन सागर इक्वेशन बोलते हैं, दैट्स लैम्डा एम। ओके, क्या इसको अगेन लैम्डा से प्रोनाउंस किया जाता है, लैम्डा एम, दैट्स द मोलार कंडक्टिविटी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, मोलार कंडक्टिविटी। अब ये मोलार कंडक्टिविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वी कैन टेकन इन द मोलार। ओके, दैट्स द मोलैरिटी, आपने सुना होगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी। ओके, तो वो वाला मोलार है। ओके, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू दैट्स मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन होगा एंड ए जो होगा ये हमारा एक कांस्टेंट होता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें मिलता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। अगेन इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर लेते हैं तो ये जो लैम्डा 0 है, अभी एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये जो इक्वेशन है, ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स द y इज इक्वल टू, क्या y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स। क्या, c माइनस एम एक्स। अब देखो यहाँ पे स्लोप जो है, स्लोप यहाँ पे हमारा निगेटिव है। इसकी वजह से हमारा ग्राफ का नेचर तो स्ट्रेट लाइन मिला है, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है वो उल्टा स्ट्रेट लाइन मिला है। एंड अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो यू विल गेट द सेम इक्वेशन। ओके, मतलब इसको अगर आपने क्या किया, y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स अगर
mx के साथ कंपेयर कर दिया, मतलब ये हमारा y होगा, ओके, ये हमारा c होगा, ओके, ये हमारा क्या होगा, दैट्स द m होगा, एंड दिस इज अवर x, मतलब x जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ c, दैट्स द कॉन्सेंट्रेशन का ये करते हैं। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कंडक्टिविटी कम हो रहा है, क्या कंडक्टिविटी जो है वो वहां पे कम हो रहा है, ओके। तो वही अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लेते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी वो शो करता है, ओके। तो बेसिकली दिस इज नेचर फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर लेते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ थोड़ा बहुत अलग टाइप का ग्राफ हमें मिलता है। Just I will change the presentation. अभी देखो ये खोलार्स लॉ जो है, इट इज फॉर द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ओके। ये इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के लिए है, विच इज यूजफुल फॉर स्क्रीन द, सर, स्क्रीन स्क्रीन। यस, मतलब ये जो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस है ना, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, जितना भी वहां पे ये जो लैम्बडा एम है, इट इज अगेन मोलर कंडक्टिविटी, ओके। ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, ओके, मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने भी वहां पे आयंस प्रेजेंट है, क्या जितने भी आयंस प्रेजेंट है उनका सबका जितना भी लैम्बडा एम है या लैम्बडा जीरो है उसका हम सम करेंगे, एंड उसी से हम क्या करेंगे वहां पे, मतलब स्क्रीन हट गया सर, फिर से डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार, कोई दिक्कत है? ओके मतलब जैसे अगर हम कोई मतलब कंबाइंड काम कर रहे हैं, ओके, कोई टास्क है, ओके। अब आप आपका 10 लोगों का ग्रुप है, ओके। तो 10 लोगों का ग्रुप है तो 10 लोग है तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर हर एक के काम की बारी आती है तो हम क्या करेंगे, पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल करके वो टास्क बोल देंगे, एंड जो भी इंडिविजुअल वर्क है वो इंडिविजुअल वर्क अलग से काउंट करेंगे। तो एग्जैक्टली यही होता है कि जितने भी वहां पे आयंस प्रेजेंट है उनके इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के अकॉर्डिंगली हम वहां पे उसका मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी वहां पे मेजर करते हैं, क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और अगर मेजर करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली हम ये जो वैल्यूज है वो वहां पे लेते हैं। जैसे कि अगर अगेन ये जो है ये स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, मतलब अगर कोई वहां पे पॉलीएटॉमिक आयन है या पॉलीएटॉमिक आयंस वहां पे अगर प्रेजेंट है तो वहां पे हम ये जो स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो वहां पे लेते हैं, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ले लिया, ओके, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2, दैट्स लैम्बडा जीरो, लेकिन यहाँ पे 2 Cl माइनस है इसीलिए हमने यहाँ पे 2 ले लिया है। तो ये एक आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। यही अगर इसका नेचर अगर हम लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमें वहां पे स्ट्रेट लाइन मिल रहा था नेचर, ओके, स्ट्रेट लाइन कैसे, इस तरीके का स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, लेकिन वही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर लेते हैं तो इट विल शो द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके। ये कैसे कैसे शो करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह शो करता है, ओके। तो ये भी अगेन ग्राफ जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एप्लीकेशंस अगर लेते हैं तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे क्या होगा, सपोज इस सॉल्ट का पता है, HCl का पता है और NaOH NaCl का पता है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसका CH3COH का अगर फाइंड आउट करना है तो इनका इस्तेमाल करके हम CH3COH का फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इनको डिसोसिएट किया और इनके इंडिविजुअल वहां पे जो वैल्यूज है वो वहां पे लिए। जैसे कि यहाँ पे Na+ और Na+ के लिए कैंसिल हो जाएगा। ओके, Cl- एंड Cl- के लिए कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचे ये दो वैल्यूज, मतलब ये क्या होंगे, दैट्स द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एंड CH3COOH होंगे। मतलब किसी अननोन कंपाउंड का अगर मोलर कंडक्टिविटी अगर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं या कोलार्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यही एक क्वेश्चन है, देखो उसी के ऊपर, मतलब अलग अलग आयंस की मोलर कंडक्टिविटी दी है और उससे आपको क्या करना है, जो दूसरे आयन का है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद में ये अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अल्फा मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, ओके, लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम जीरो, ओके, दैट्स द मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, तो अगेन सेम इक्वेशन है, इससे अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लास्टली अल्फा सी एंड सी से हम के ए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब के ए जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए जब एसिड होगा तो के ए लेते हैं, बेस होगा तो के बी लेते हैं। ओके, तो ये भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार हमें अल्फा मिल गया तो। अगेन ये जो रिलेशन है अगेन इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उसके बाद में सोलिबिलिटी अगर लेते हैं तो सोलिबिलिटी के लिए अगेन ये जो सोलिबिलिटी है K इंटू 1000 इंटू लैम्डा एम जीरो। ओके, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम है। ओके, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। ओके, एंड इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, क्या जो लास्ट पार्ट है, दैट्स अबाउट द फैराडेज लॉ, या उसको हम इलेक्ट्रोलैटिक सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलैटिक सेल भी बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलैटिक सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस एग्जैक्टली क्या होता है, तो दिस इज पर्टिकुलरली डिकम्पोजिशन ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस। ओके, क्या decomposition of any chemical substance by using electric current। ओके, तो उसको हम इलेक्ट्रो, मतलब जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल और केमिकल का इलेक्ट्रिकल में करने के लिए हम वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल सेल इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज याद रखनी है, जब भी हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, विच इज रेफर फॉर द 96500 कुलम। अब ये 96500 कुलम से इंपॉर्टेंट आपको ये चीज याद रखना है, 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है, 96500 कुलम होता है। और ये कब मिलता है हमें, जब हम वहां पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, तो उस केस में हमें क्या मिलता है, ये जो है ये यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर हम लेंगे तो 1 फैराडे लेंगे। ओके, इसके लिए लेंगे तो 2 फैराडे लेंगे। ओके, अगेन इसके लिए लेंगे तो अगेन 2 फैराडे लेंगे। ओके, इसके लिए अगर लेते हैं तो 3 फैराडे लेंगे। अगेन इसके लिए लेते हैं तो 2 फैराडे लेंगे। क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हमने स्टाइचोमेट्री में देखा है, देखो ये जो नंबर से पहले जो लिखा हुआ होता है इसको हम स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। एंड ये जो स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, क्या करता है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में अब देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं कैथोड के ऊपर, आपको क्या करना है, आपको ये चीज याद रखनी है, कैथोड के ऊपर हमेशा मेटल या डिपोजिशन होता है, क्या होता है, अगर हम कैथोड लेते हैं, कैथोड के ऊपर क्या होगा, डिपोजिशन होता है। और एनोड के ऊपर
और एनोड के ऊपर क्या होता है, कोई भी गैस या कोई भी चीज वहां पे लॉस होती है। ओके, तो एग्जैक्टली ड्यूरिंग द प्रोसेस डिपोजिशन या लॉस कितना हुआ है, ये बताने के लिए, या उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। ओके, विच इज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम एज द फैराडे। ओके, उसने दो लॉज बनाए देखो, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ weight of substance is directly proportional to the quantity of electricity passed through it. ओके, जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही वहां पे हमें वेट ऑफ सब्सटेंस जो है वो लिबरेट होता हुआ दिखेगा या डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा। ओके, एंड Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू टी होता है। वही अगर E जो है, E हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और E का वैल्यू E डिवाइडेड बाय 96500, या E मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है। ओके, या इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। क्या? ये जो स्मॉल ई है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अभी कई बुक्स में आपको यहाँ पे जेड दिखा, मतलब दिखेगा। ओके, या इसको ईसीई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसीई बोलते हैं। ये जो ई है, इसको हम केमिकल इक्विवेलेंट मतलब सीई भी बोलते हैं। क्या? सीई भी बोलते हैं, या केमिकल इक्विवेलेंट वेट भी वहां पे बोला जाता है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट फैराडेज लॉ। ओके, ये फर्स्ट फैराडे लॉ है। ओके, वही सेकंड फैराडे लॉ जब हम लेते हैं, अगर हम बहुत सारे सेल एक सीरीज में अटैच कर देंगे, तो वहां पे जब हम डिपोजिशन करते हैं, क्या करते हैं? डिपोजिशन करते हैं। तो डिपोजिशन जो है, अब वहां पे सेम क्वांटिटी वहां पे पास होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब जितना क्वांटिटी इधर पास होगा उतना ही क्वांटिटी इधर पास होगा, उतना ही क्वांटिटी इधर पास होगा। और अगर सेम क्वांटिटी पास होता है तो उस केस में हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर यहाँ पे H2SO4 CuSO4 AgNO3 के सॉल्यूशंस लिए हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस लेते हैं। मतलब M1 डिवाइडेड बाय M2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय E2। या यहाँ पे थर्ड के लिए भी एज इट इज सेम रिलेशन वहां पे ले सकते हैं। क्या? एज इट इज सेम रिलेशन ले सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है देखो, लेकिन ये जो है वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, बिकॉज यू हैव अनदर क्लास। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। ओके, बस आपको एक चीज याद रखनी है, अभी हमारा जो नेक्स्ट क्लास है विच इज ऑन द फ्राइडे। ओके, तब तक ये जितनी 2 दिन में हमने चीजें पढ़ी है, ओके, वो आपको पूरी की पूरी कंप्लीट, मतलब ये करनी है, उसको पढ़ो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। उसके साथ साथ मैंने कुछ आपको होमवर्क के लिए पीवाईक्यूज आपको आपके साथ शेयर किए हैं, वो कोशिश करो। जितने पीवाईक्यूज होंगे उतने ठीक है, नहीं होंगे तो विल डिस्कस इन द क्लास। ओके, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी कैन do the some PYQs on this part. Okay, remaining we'll discuss in the next. ठीक है। अच्छा, कोई स्कूल रह गया है जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करी है, तो प्लीज। लुधियाना, मोहाली, संगरूर, पटियाला, मेरे पास इतने स्कूल की अटेंडेंस आई है बस। वो रह गया तो प्लीज जल्दी से मार्क कर दें, देन मैं नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, बस 30 सेकेंड्स। कोई नहीं है, ठीक है, ओके, थैंक यू। Yes, thank you.